नमस्कार दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर सेकंड के सॉल्यूशन को देखेंगे जो हमारा टेस्ट पेपर सेकंड था। तो सबसे पहले है भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो ये गांधी जयंती के दिन 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। इन्फेंट इसको अपन किसको कहते हैं, तो 0 से 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं। 0 से 28 डेज अपन ने पिछले टेस्ट में बात करी थी, नियोनेट्स होते हैं। और 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं इनको कहते हैं टोडलर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। पायरिया किस ऑर्गन से संबंधित डिजीज है, तो इसका जवाब है ए। इसी का एक और नाम क्या होता है, पेरिओडोंटाइटिस। मतलब जो अपने दांतों के चारों तरफ जो मसूड़े होते हैं, यानी दांत हमारे जिस कैविटी में होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिओडोंटाइटिस या पायरिया, जिसमें पस पड़ने लग जाती है वहां पे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए। चौथा है आंखों की सफाई किधर से किधर करनी चाहिए, तो इसका जवाब होगा ए, इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर। ये जैसे हमारी आंखें हैं, ये नाक है, ये आंखें हैं, इसको अपन इनर कैंथस बोलते हैं, इसको आउटर कैंथस बोलते हैं। तो इनर से आउटर की ओर आंखों की सफाई करनी चाहिए। अगला है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम हो गया, इसको सिंड्रोम कर लीजिएगा। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। हालांकि देखिए इतने सब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो आपको केवल पीडीएफ भेजी है उतना याद करना सफिशिएंट रहेगा। अगला आता है नर्सेज की एग्जिस्टिंग कंडीशन में सुधार के उद्देश्य से किस कमेटी का गठन किया गया, तो इसका जवाब होगा सरोजिनी वरदप्पन कमेटी। ये कुछ एक कमेटियां मैं आपको लिखवा देता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक कमेटी है भोर कमेटी कब बनी, 1943 में। ये ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज थी उनके लिए बनाई गई थी। फिर भोर कमेटी ने जो भी सिफारिशें दी थी उन पर कितना काम हुआ, उसके लिए 1959 में एक कमेटी बनी है जिसका नाम है मुदालियार कमेटी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1961 में। 1959 में हमारे यहाँ राजस्थान में पंचायती राज की भी शुरुआत हुई थी, यानी गांव में जो पंचायतें और नगर पालिकाएं वगैरह बनती है उनकी हुई थी। राजस्थान पहला राज्य था जिसने पंचायती राज सिस्टम को शुरू किया था। 1963 में फिर बनी चड्डा कमेटी ने कॉन्सेप्ट दिया जिसको अपन कहते हैं मल्टीपर्पज वर्कर, कि एक ऐसा वर्कर होना चाहिए जो अनेक तरह के काम कर सके। और चड्डा कमेटी ने कहा था कि ये होना चाहिए 10,000 पे एक। उसके बाद में 1972 में एक कमेटी बनी है करतार सिंह समिति। इसने मेन सुझाव किस पे दिए, फैमिली प्लानिंग पे। तो 1943 में भोर हो गई, 59 में मुदलियार हो गई। इसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए फिर 63 में चड्डा कमेटी बनी जिसने मल्टीपर्पज वर्कर का कॉन्सेप्ट दिया। 72 में करतार सिंह कमेटी बनी फैमिली प्लानिंग के लिए। ऐसे ही ये जो करतार सिंह कमेटी थी इसी में एएनएम और सब सेंटर का भी कॉन्सेप्ट दिया। ये हमें ध्यान रखना है, करतार सिंह कमेटी ने एएनएम और सब सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया। फिर 1974 में एक श्रीवास्तव समिति बनी है। ये बनी है मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मेडिकल एजुकेशन। एक 1978 में WHO का अल्मा अटा डिक्लेरेशन हुआ, ये भी हमें ध्यान रखना है। 1978 में WHO का अल्मा अटा डिक्लेरेशन, जहां से सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर PHC की अवधारणा आई है। फिर 1987 में एक कमेटी बनी है सरोजिनी वरदप्पन। ये किससे रिलेटेड है, ये नर्सिंग से रिलेटेड कमेटी है। ठीक है, तो ये सब कुछ कमेटियां हैं जो हमको याद रखनी है। भोर, मुदलियार, चड्डा, करतार सिंह, श्रीवास्तव और सरोजिनी वरदप्पन। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सरोजिनी वरदप्पन।
निम्न में से ब्लड ग्रुप बी के बारे में सत्य कथन क्या है, ये हम देख चुके हैं पहले भी, इसमें केवल बी एंटीजन पाया जाता है। आगे आते हैं, अग्रेन्युलोसाइट्स प्रकार की डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। तो ये हम देख चुके थे कि डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स यानी जिसमें कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, और अग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों अग्रेन्युलोसाइट प्रकार की है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और जो बच जाती है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये किस टाइप की है, ग्रेन्युलोसाइट प्रकार की है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोनोसाइट, सी, है ना। ए का सही जवाब क्या होगा, सी। अगला है, कौन सा अंग पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। जल्दी ही मैं आपको जो भी ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स वो क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में एक लेक्चर बनाने वाला हूं। तो अभी तो आप ये ध्यान रखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हमारे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जबकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी दो तरह की होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो सिक्रेट करती है प्रोलैक्टिन, उसका काम क्या है, तो ये मेनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। अगला है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल एलिमेंट है, तो इनमें से कैल्शियम ये फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर है। मैं एक बार आपको सारे क्लोटिंग फैक्टर भी लिखवा देता हूं, ताकि यदि परीक्षा में क्लोटिंग फैक्टर से सवाल आ जाए तो आपको ध्यान रहे। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर टोटल मिला के 13 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला जो होता है वो होता है फाइब्रिनोजन। ब्लड क्लोटिंग तो आप जानते ही होंगे, जब भी हमारे किसी चीज की लग जाती है और वहां से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग को रोकना ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। और इसके लिए कुल 13 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, जिनमें पहला फैक्टर है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम होता है जो अपने भी क्वेश्चन आया, पांचवा है जिसको लेबाइल फैक्टर बोलते हैं, इसमें प्रो एक्सिलरीन या फिर एक्सिलरेटर ग्लोब्यूलिन, है ना, ये भी इसका नाम होता है। तो मैं ध्यान रखना, इसको लेबाइल फैक्टर बोलते हैं। छठा जो होता है वो एब्सेंट होता है। सातवां फैक्टर होता है स्टेबल फैक्टर। आठवें को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। यहां पे मैं नवा लिख देता हूं, नवे को कहते हैं क्रिसमस फैक्टर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नवा कौन सा फैक्टर होता है, क्रिसमस फैक्टर। 10वां जो फैक्टर होता है वो होता है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। ठीक है, 10 तक हो गए, तीनों बचते हैं, तो 3 अब मैं यहां लिख देता हूं। 11वां है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12वां हैगमैन फैक्टर है, और 13वां जो है वो है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। तो ये 13 फैक्टर में ध्यान रखने हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर जिसको प्रोएक्सिलरीन या एक्सिलरेटर ग्लोबुलिन कहते हैं, छठा एब्सेंट होता है, 7वें को स्टेबल कहते हैं, 8वां एंटोहीमोफिलिक, 9वां क्रिसमस, 10वां स्टुअर्ट प्रोवर, 11वां प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12वां हैगमैन और 13वां फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो अपना जो प्रश्न था कि
कैल्शियम, ये ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा फैक्टर काम आता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। 12वां सवाल है, कौन सा स्फिंक्टर पे व्यक्ति की इच्छा शक्ति का कंट्रोल होता है? तो ये अपन ने जब डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा था तो मैंने बताया था एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पे, कार्डियक स्टोमक में होता है और ये दोनों अपने हार्ट में होते हैं। अम्लीय पदार्थों का पीएच होता है 7 से कम। कौन सा ऑर्गन सेम के आकार का होता है? तो ये आपको पता ही है, किडनी। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? तो ये डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन के कारण इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है और डेथ हो जाती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन किसको मानते हैं? होम विजिटिंग को, क्योंकि वो घर घर जाकर लोगों से पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको एडवाइस परामर्श देते हैं, इसलिए होम विजिटिंग को इसकी बैकबोन माना गया है। इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के लिए अपन 108 नंबर पर डायल करते हैं। एक पेशेंट को रेफर करते समय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमेशा रेफर पर्ची के साथ भेजना चाहिए, सही बात है। बेहतर उपचार की आवश्यकता वाले रोगी को पहले रेफर, ये भी सही बात है। सभी आवश्यक उपचार दिए जाने चाहिए, भी सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक सब सेंटर स्थित होता है 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पर। देश की अनुमानित क्रूड बर्थ रेट, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 19.5 है, तो चूंकि यहां सबसे पास 18 है तो अपन 18 को टिक कर देंगे। मीजल्स से ग्रसित चाइल्ड को आइसोलेट करना किस लेवल का प्रिवेंशन है? देखिए प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है, क्योंकि किसी बच्चे के मीजल्स हो गया है, अब वो और बच्चों के नहीं फैले, इसलिए हम इस बच्चे को आइसोलेट कर देते हैं। तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन मानेंगे हम? प्राइमरी लेवल का, क्योंकि ये और बच्चों की बीमारी नहीं हो, इसके लिए ये प्रिवेंशन किया जा रहा है। कौन सा वेस्ट ब्लू कलर के बिन में डाला जाता है? ये ब्लू गलत हो गया, इसको आप व्हाइट कर लीजिए और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेस्ट शार्प, जैसे नीडल्स। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? तो ये लगभग 60 से 150 दिन तक होता है, एवरेज अपन 90 दिन का मान के चलते हैं। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? 60 से 80 दिन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की शुरुआत कब हुई? 1978 में। 1974 में WHO ने शुरू किया था और उसके बाद में 1978 में हमने इसको यहाँ पे शुरू किया। रोगाणुजनित यानी कौन सा किसी भी तरह के पैथोजन, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस, उससे होता है? तो इसका जवाब सही क्या हो जाएगा? मीजल्स। अगला है अपगार स्कोरिंग सिस्टम में कुल कितने लक्षण एसेस किए जाते हैं? तो ये अपन बात कर ही चुके हैं, सी। मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 0 से लेकर 2 तक स्कोर होता है। 90 महीने पे कौन सी वैक्सीन नहीं लगाएंगे? तो 90 महीने पर अपन कौन सी नहीं लगाएंगे? डीपीटी को नहीं लगाएंगे। बीसीजी है, बीसीजी एक वैक्सीन है। बीसीजी वैक्सीन का पूरा नाम क्या है? बेसिलाई कोमेट गुएरिन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित जन्मजात विकृति कौन सी है? देखो इसोफेजियल एट्रेसिया, ये इसोफेगस से रिलेटेड है। पाइलोरिक स्टेनोसिस स्टोमक से रिलेटेड है। स्पाइना बाइफिडा, इसमें अपनी स्पाइनल कोड डेवलप नहीं हो पाती बच्चे की। हाइड्रोसिफेलस यानी अपने सेरेबेलम में पानी भर जाना। एपिस्पेडियास और हाइपोस्पेडियास, ये यूरेथ्रा या पीनस से रिलेटेड डिजीजें हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस और वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट। देखिए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है मेन, जैसे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, उनके बीच में आपस में छेद होने के कारण कनेक्शन हो जाता है। और वेंट्रिकुलर सेप्टम में ये जो 2 वेंट्रिकल होते हैं हार्ट के, इनके बीच में छेद हो जाता है। अब आता है नाइट ब्लाइंडनेस होने का कारण विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। मेंस्ट्रुअल फेज की अवधि क्या होती है? तो ये होती है 3 से 5 दिन। 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का कारण इनमें से सबसे ज्यादा निमोनिया है। ये मैंने आपको पहले बताया ही था कि एबनॉर्मल इरेक्शन ऑफ पेनिस क्या कहलाता है? प्रियापिज्म। किस पेयर में मेल और फीमेल द्वारा यूज किए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंक्लूड है? तो देखिए माला एंड कॉपर टी दोनों फीमेल्स के लिए है। कॉन्डोम एनएसवी, एनएसवी मतलब नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी, ये दोनों मेल के लिए है। कॉपर टी डायफ्राम, ये भी फीमेल के लिए है। तो कॉन्डोम और मालायन ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए काम आ सकते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। मेल इनफर्टिलिटी का कारण ये सभी हैं। देखिए क्रिप्टोकाइडिज्म क्या होता है? इसमें जब अपने जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस मतलब टेस्टिस में इन्फ्लामेशन। अजूस्पर्मिया मतलब सीमन के अंदर स्पर्म का नहीं होना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव।
माला एन के एक पैकेट में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितने हैं? देखिए टोटल उसमें होती है 28, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव होती है 21 और नॉर्मल होती है 7। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। माता और उसके फीटस के मध्य O2 व CO2 का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जहां O2 की मात्रा ज्यादा होगी वहां से वो निकल जाएगी, जहां CO2 की मात्रा ज्यादा होगी वहां से वो निकल जाएगी। मतलब O2 और CO2 का प्रवाह कम से ज्यादा सांद्रता की ओर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। बच्चों में नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है? तो ये होता है 3 सेकंड से कम। देखिए न्यूबॉर्न में टाइम 2 सेकंड का होता है और एडल्ट में 3 सेकंड से ज्यादा होता है। तो बच्चों में कितना हो जाएगा? 3 सेकंड से कम का हो जाएगा। अब आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का आकार। तो ये तो नॉर्मल अपने को पता ही है, बढ़ता ही है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आरोपित हो जाए, तो इसको अपन बोलते हैं बी। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण नहीं है, बड़े आकार का फीटस ये भी कारण है, पेल्विक का नेरोना भी कारण है, जो अपने चेहरे से हो रही है रिप्रेजेंटेशन ये भी कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एंटीवर्टेड यूट्रस। ये नॉर्मल यूट्रस होता है जो डिलीवरी के लिए सही माना जाता है। यदि इसी की जगह रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का कारण हो सकता था। सूतिकावस्था मतलब जो अपने प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद जो पोस्ट नेटल टाइम होता है, महिला को दी जाने वाली एडवाइसेज में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या शामिल नहीं है कि नियोनेट को 4 वीक के इंटरवल पर टीटी की 2 वैक्सीन लगाना, ये इसके अंदर शामिल नहीं होगा। हम नॉर्मली टीटी डीपीटी के साथ लगाते हैं जो 6, 10 और 14वें वीक पे लगाया जाता है। तो 4 वीक के इंटरवल पे 2 लगाना नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहली बार हम 6 वीक पे लगाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन में यूज ली जाने वाली हाइपरटेंसिव मेडिसिन कौन सी है? तो देखिए मैग सल्फ जो होती है वो तो प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया में देते हैं। लेसिक्स जो होती है वो फ्रूसेमाइड आता है इसमें, और ये डायूरेटिक होती है। निफेडिपिन जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव, ये दे सकते हैं। पैथिडीन जो है ये पेन रिलीफ के लिए आती है। तो जनरली ओपियोइड इसके अंदर अफीम के पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, ज्यादा पेन में पैथिडीन देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निफेडिपिन। महिलाओं में जो एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं दी जाती है उसमें एक तो है लेबेटालोल, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, फिर है निफेडिपिन और थर्ड नंबर पे है मेथिल डोपा। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखना है, लेबेटालोल, निफेडिपिन और मेथिल डोपा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निफेडिपिन। NH ये गलत हो गया, NFHS होगा ये, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। फीटल स्कल में पाए जाने वाले अग्र फोंटानेल का निर्माण किस सूचल के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए मैं थोड़ा सा आपको फोंटानेल की डिटेल बता देता हूं कि हमारे जो बच्चे होते हैं जब वो उनका जन्म होता है तो आपने उनके सिर पे देखा होगा तो कुछ थोड़ी पिलपिली सी जगह होती है आगे पीछे, जिनको कहते हैं फोंटेनेल। ये 2 होते हैं, आगे की ओर एंटीरियर, पीछे की ओर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर का एक और नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्रैगमा, पोस्टीरियर को बोलते हैं लैम्डा। एंटीरियर की शेप क्या होती है? तो ये होता है डायमंड शेप्ड। किस शेप का होता है? डायमंड। जबकि पोस्टीरियर की शेप का होता है ट्रायंगल। एंटीरियर कौन कौन से सूचर से मिलकर बनेगा? तो कोरोनल सूचर, सैजाइटल एंड फ्रंटल। जबकि पोस्टीरियर एक तो सैजाइटल और एक लैम्डोइड सूचर। ठीक है, हमको याद रखना है। अच्छा, इनमें से ओसिफाई पहले कौन सा होता है, मतलब कौन सा पहले बंद होता है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि एंटीरियर लगभग जन्म के 18 महीने के बाद होता है, जबकि ये जन्म के 6 से 8 हफ्ते के बाद ही हो जाता है। तो ये पहले ओसिफाई होगा, ये बाद में ओसिफाई होगा। तो ये हो गई हमारे फोंटेनोल्स की बात। तो यहां पे यही अपना सवाल है कि फोंटेनेल का निर्माण किससे होता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। थर्ड स्टेज के दौरान होने वाली मुख्य घटना कौन सी है?
थर्ड स्टेज में अपने को पता ही है, जो भी मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है वो एक्सपेल होती है, लेबर के बाद की जो स्टेज है, तो इसमें बी सही जवाब होगा। फिर आता है 49, ऑक्सीपिटो एंटीरियर स्थिति के बारे में सत्य कथन क्या है। तो ये देखिए नॉर्मल पोजीशन होती है बच्चे की, जब बच्चे का हेड बाहर आ रहा होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। फीटस के रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए कौन से टर्म का उपयोग नहीं किया जाता है, तो एब्डोमन, बाकी ब्रीथ, सेफेलिक और शोल्डर, ये सब प्रेजेंटेशन होते ही हैं। तो चलिए 55 तक कर लेते हैं। एलएससीएस के संबंध में, एलएससीएस क्या होता है, लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, तो इसके संबंध में ट्रू सेंटेंस नहीं है। देखिए ये जैसे अम्बिलिकस है और ये अपना पेल्विक रीजन है वेजाइना वाला, तो इस तरह से सेक्शन लगता है, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा कि इसमें इंसिजन का लगभग 1/3 भाग अम्बिलिकस के ऊपर जाता है, ये वाला कथन जो है इसमें गलत हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोलियो, तो इसमें आईपीवी हम जानते ही हैं। एआरटी में यूज होने वाली प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग, तो ये सारी है, मैंने आपको जब एसेंशियल ड्रग बताई उसमें ये चीज बता रखी है। तो ये तीनों ही सेक्वेनिल, इंडियनिविर और रिटोनेविर, ये तीनों ही एआरटी में यूज होने वाली प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग है। कुत्ते का योगदान कौन सी बीमारी, अपने को पता ही है, रेबीज, रोडेंट्स से बीमारी फैलती है। हिपेटाइटिस ए का संचरण, तो अपने को पता है भाई हिपेटाइटिस से कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, तो इसका फीको ओरल रूट सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, अपन जो नेक्स्ट बचे हुए 45 सवाल है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।